को एनसीईआरटी पॉलिटी 11वीं क्लास का टेस्ट कराएंगे और आप टेस्ट को अच्छे से देखेंगे। ये है एनसीईआरटी पॉलिटी 11वीं का टेस्ट और ये हमने किया है, हमें पंकज सर ने कराया था ये सिविल सर्विस मार्गदर्शिका में। आप भी इसको देखें, टेस्ट कितना अच्छा है। शुरू करते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका आंसर देखेंगे। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आपको जो आंसर सही लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्या आंसर सही लग रहा है। हमको इसमें निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का आंसर सही लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। इसमें देखेंगे हम सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। और इसमें हम देखेंगे सूरत विभाजन, आप सभी जानते हैं सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। इसको हम मैच करेंगे, इसको मिलाएंगे हम ऐसे। ठीक है। और ठीक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसमें हमारा आंसर है, बात करूंगी आंसर पेपर करवावे, इसमें हम लगाएंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखेंगे। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसमें हम आंसर लगाएंगे अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। इसमें हमारा आंसर ए, राइट आंसर। ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अस्वीकार करने का अधिकार मिला। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1700, इसमें हमारा आंसर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में, जब कंपनी का शासन हट गया था और
ब्रिटिश राजशाही की सत्ता हमारे भारत में शुरू हो गई थी, तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए, रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका आंसर है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, क्योंकि देसी राजवाड़ों की ही स्थिति बनाई रखी गई थी, बस और कुछ आश्वासन पूरा नहीं किया गया था। ठीक है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। हमारा आंसर है इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली। आपका जो आंसर आपको सही लगेगा आप उसको टिक या मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। हमें इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली सही लगा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारा आंसर इसमें ये है 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। 1909 हमारा आंसर है इसमें 1909। ठीक है। आपको जो सही लगेगा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये थी 7। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे गोपालाचारी आयंगर, अलादी कृष्णास्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं था? इसमें भी प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपालास्वामी अयंगर। तो इसमें हमारा आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर राइट। ठीक है। अब है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। तो हमारा आंसर इसमें सहमति और समायोजना के आधार पर। ठीक है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए थे? ना तो एकता और अखंडता थी, ना अगर बहुमत से करते तो फिर बाद में ऐसे ही झगड़े होते। सर्वसम्मति नहीं थी, तो सहमति और समायोजना, सब में सहमति और समायोजना थी। एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें सहमति और समायोजना के आधार पर निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य JB कृपलानी ने। हमारा आंसर इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें लग रहा है। आपको जो राइट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो आपको जो सही हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ठीक है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आपको जो सही लगे कमेंट बॉक्स, जो आपको सही पढ़ा हो आपने, जो आपको लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर को दे सकते हैं। 18 का आंसर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया है। ये डी आंसर 18 का। ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। हमको आंसर ए का राइट आंसर लगा है। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी, ए नंबर है जनवरी, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। इसमें आपको आंसर भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। हमें इसमें राइट आंसर लग रहा है 22 जनवरी 1947। बाकी जो आपको लगे वो आप राइट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 22 जनवरी 1947 जिसमें आंसर राइट है 22 जनवरी 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, जुलाई 1947 में। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी राइट। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। ये है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। दिस इज आंसर डी। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इसमें पूछा गया है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर हमें आंसर लग रहा है इसमें 26 नवंबर 1949। आपको जो आंसर राइट लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 हमें लग रहा है 24 आखिरी बार मिल 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। हमारा आंसर इसमें सी है 24 जनवरी 1950। बाकी जो आपको राइट लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिन भी क्वेश्चनों का आपको राइट आंसर लगे। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 289 सदस्य थे, इसमें से 284 ने हस्ताक्षर
किए थे। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। 284। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? आप सभी को पता है कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान सभा में फ़िलहाल, और कितनी जब संविधान बना था इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अब 400 कुछ अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ़िलहाल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, आप सभी को पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। आंसर बी 28 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? इसमें 26 जनवरी 1950 हमें राइट लग रहा है आंसर। आपको जो सही दिखे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, लोगों द्वारा। इसमें आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। 30 का सी आंसर हमें राइट लग रहा है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा नहीं, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 फिनिश हुआ है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बताया है बाबा साहब ने भी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी को पता है इजली, ये भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के संबंध में, तो ये हम भारत के लोगों से प्रस्तावना शुरू होती है, तो इसका आंसर ए है। 32 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 पे जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? आप इसको देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविकी क्रांति 1917। क्योंकि देखो हमारे ये सब झलकती हैं, 1789 का भी, 1776 का भी, 1917 का। चीन की जो क्रांति है 1912 में थी, तो इसका प्रभाव नहीं झलकता। ठीक है, चीन की क्रांति 1912। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, जो मूल भारतीय संविधान था उसके अनुसार देखेंगे, भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, सही है। और प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य नहीं, ये बाद में जोड़े थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष ये भी बाद में जोड़ा था, समाजवादी ये भी बाद में। तो हमारा आंसर इसमें से ना तो बी है, ना सी है, ना डी है, तो आंसर ए इसमें है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य।
ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था मूल भारतीय संविधान के अनुसार। ये 1976 में जुड़े थे। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और ये आपका इसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवाद ये आपका इसमें जुड़े थे 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल संविधान था उसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। इसमें हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। आंसर बी, हमें आंसर बी राइट लग रहा है, तो हम इसको प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में देख। क्वेश्चन नंबर 36 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, हमने आपको बताया था अभी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया था, समाजवादी को भी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता को भी जोड़ा, तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। आंसर सी, इसका आंसर सी है। ठीक है, 36 का आंसर सी। 37, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये भी हमने आपको बताया था, तो ये गलत है, 1950 में नहीं। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो आंसर इसका हमें बी राइट लग रहा है, क्योंकि 1985 में नहीं जोड़े गए थे और उक्त शब्द संविधान के अंग नहीं है। ये भी गलत है, क्योंकि ये संविधान के ही अंग है, ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आप सभी ने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ रखा है, और जिन्होंने प्रस्तावना को अच्छे से नहीं पढ़ा है वो संविधान की प्रस्तावना को याद करें, उसको अच्छे से पढ़ें, ध्यान से देखें, क्योंकि प्रस्तावना में से कई ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में आते हैं। इसका आंसर हम बी लगाएंगे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमें आंसर इसका डी राइट लग रहा है। आपको जो राइट लगे या जो राइट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 38 का आंसर डी, लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? राजनीतिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया? राजनीतिक राजतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र को। और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। आपको इसका जो आंसर राइट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमें इसका आंसर उपयुक्त सभी लग रहा है वैसे, लेकिन सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी लग रहा है, सामाजिक राजतंत्र, और इसका मुझे आंसर इसका राजनीतिक राजतंत्र। लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में? तो ये आर्थिक लोकतंत्र वैसे लग रहा है इसका आंसर थोड़ा, तो आप इसको जो आपको सही लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र, मैं इसका आंसर बी पे जा रही हूँ फ़िलहाल। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र लगाया मैंने। ठीक है, आपको जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता किसमें निहित है? जनता में। आप सबको पता है जनता में निहित है। जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, संसद में। तो इसमें आंसर है जनता में। जनता में निहित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया प्रस्तावना में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों में। भारत की संप्रभुता, भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसके बारे में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने की तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। रक्षा करने का प्रस्तावना में मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में। तो मूल अधिकार पे मैं आंसर लगा रही हूँ, आपको जो सही लगे आप उसको लगा सकते हैं। प्रस्तावना में या मूल अधिकारों में। मुझे 2 आंसर इसमें लग रहे हैं, प्रस्तावना या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार पे ज़्यादा जोर है मेरा, तो मूल अधिकारों में मैं इसको आंसर दे रही हूँ, मूल अधिकारों में। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में संविधान के पाठ में कहीं नहीं। क्या पूछा इसमें? क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में। हाँ, राज्य उद्देश्यों की। इसमें हमारा आंसर ए है। बाकी आपको जो राइट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मूल अधिकारों के अध्याय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? उद्देश्य प्रस्तावना में। मुझे इसका आंसर संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। आंसर इसका संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्ण शामिल किया गया? मौलिक अधिकार, राज्य के मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर मौलिक अधिकार राइट लग रहा है, मौलिक अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? क्या स्पष्ट नहीं होता इसमें बताना है, क्या स्पष्ट नहीं होता। संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान को लागू करने की तिथि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक और आर्थिक
राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आंसर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत मतलब भारत कहते हैं ना, भारत देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। और मतलब इसमें हमें बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा भारत और भारतवर्ष नहीं, भारत और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं है, भारत और इंडिया है, हिंदुस्तान और भारतवर्ष भी नहीं है, ये भारत और इंडिया है। ठीक है, भारत के संविधान में भारत और इंडिया नाम दिया गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? आपने क्वेश्चन ऊपर भी देखा था। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। क्योंकि ये भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इसे स्वीकार किया, तो फिर उसे स्वीकृत मतलब भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया। भारत की जनता के ऊपर ये अप्लाई होता है, स्वीकृत भारत की जनता द्वारा। ठीक है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की जनता में संप्रभुता, भारत की जनता में। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। विचारों की स्वतंत्रता भी है, राजनीतिक न्याय भी, सामाजिक न्याय भी, तो पूजा की समानता इसमें नहीं है। पूजा की समानता। आपको जो राइट लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो उसमें भारत की प्रस्तावना में क्या शब्द नहीं थे? इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य क्या नहीं थे? समाजवादी भी नहीं था, पंथनिरपेक्ष भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था। तो 1 2 3 हमारा आंसर फर्स्ट ही इसका सही, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, जो भारत का संविधान है वो वृहद है, बड़ा है, वो किस कारण से है? इसमें आंसर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, नहीं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, नहीं। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, ये तो सही है। मतलब थोड़ा थोड़ा सब इसमें आंसर डी लग रहा है हमें। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इस वजह से विस्तृत है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, आंसर इसका डी है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक है, 52। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय हमको इसमें राइट आंसर लग रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आपको देखना है राइट, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ही लगेगा या कोई और, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? सभी को पता है,
वोट डालने जाते हैं। उम्र क्या है? 18 वर्ष, क्योंकि सभी 18 वर्ष के बाद वोट डालते हैं। ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, हमें इसमें राइट आंसर लग रहा है, आंसर नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। आपने कई बार पढ़ा होगा राज्यों का संघ, इसमें आंसर है सी, राज्यों का संघ। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें सही नहीं दिया गया तो 12 अनुसूचियां, जो ऊपर आपने देखा था, तो हम इसको बी आंसर लगाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे ही इसको ऑप्शन में दे रखा है, तो हम इसको 11 मान लेते, इसको 12, इसको 13, इसको 14, तो इसमें आंसर हमारा 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? फिलहाल 12 अनुसूचियाँ। ठीक है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। हमको इसका आंसर सी लगा। ठीक है, भारत की जनता से। हम क्वेश्चन नंबर 58, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, वैध न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। बाकी आपको जो आंसर लगे आप उसको बता सकते हैं। संविधान में हमें लगा है, संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय है, एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। आपने इसको भी कई बार पढ़ा है। भारत का संविधान कैसा है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ठीक है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है। नंबर 1, संविधान सर्वोच्च है। नंबर 2, संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही लग रहा है हमें। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही लग रहा है। संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रकार का अनुसरण करना होता है। तीसरा भी हमें सही लग रहा है, क्योंकि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसमें विविध प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है। और 4 देखेंगे, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये गलत है, संप्रभु नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो इसका आंसर हमें लग रहा है 1 2 3, 1 2 3 देखेंगे। हाँ, आंसर डी, आंसर डी इसका राइट आंसर। 1 2 3। संविधान सर्वोच्च है। संघ और सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ठीक है, 60 हो गया। 61, क्वेश्चन नंबर 61। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ लिया? लिखित संविधान की अवधारणा में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले जन्म लिया। तो इसका आंसर ए है, आंसर ए। 61 का आंसर ए। 62, क्वेश्चन नंबर 62।
अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया में, मिस्र में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। क्या पूछा है इसमें? निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य भी आता है प्रस्तावना में, समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है। तो इसमें क्या होगा? साम्यवादी राज्य आंसर है इसका, साम्यवादी राज्य आंसर डी। 63 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हम पढ़ रहे थे। कथन ए भारतीय संविधान अर्धसंज्ञात्मक है, कारण आर भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। सही बात है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। तो ये देखेंगे भारतीय ए में कथन दिया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, मतलब सही है, ना तो संघात्मक है ना अर्ध संघात्मक। तो उसका क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा ए आर दोनों सही तथा एक की सही व्याख्या है। ठीक है। 65 देखेंगे। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसमें है देखो, इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व? एकात्मक तत्व राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व। ठीक है। और अखिल भारतीय सेवाएं। तो हमारा आंसर इसमें बी है, आंसर बी। ठीक है। 66 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो हमें इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये सही लग रहा है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फर्स्ट, सेकंड, 3 हमें आंसर बी हमें इसमें राइट लग रहा है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, एकीकृत। हमें इसका आंसर बी सही लग रहा है। आपको जो आंसर सही लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है। 67 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। आंसर हमें इसका डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। आंसर हमें संसद, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान में इसमें आंसर सही लग रहा है। राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका आंसर डी, आंसर डी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक।
क्वेश्चन नंबर 70। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई निर्ज जातीय अल्पसंख्यकों को। इसका आंसर है सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ये जो पेपर हुआ था यूपी SSS का, उसमें भी आया था क्वेश्चन, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 में, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 आंसर है इसका सी, 1955। ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी इंग्लैंड से, क्योंकि ये इंग्लैंड से ही अपनाई गई थी। और अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता ही चलती है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का, विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रह रहा है वो दावा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले क्या था, व्यापार किया इन्होंने और इन्होंने चार्टर एक्ट पर साइन कर लिया। तो भारत में इन्होंने बड़ा व्यापार करा बहुत ज़्यादा, तो इस पे कानून बना दिए। विधि में भी जो इनके लिए कानून बना रखे हैं। और तो इसका हमारा आंसर है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। ठीक है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता के अधिकार जो है, जो विधि में लिख दिया, जो संविधान में लिख दिया, वही इनके अकॉर्डिंग रहेगा, उस पे ये दावा कर सकते हैं। बाकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार पर भी नहीं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं, तो ये विधि के द्वारा ही दिया जाता है। तो इसमें आंसर ए हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने आपको बताया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 75। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा पारित की जा सकती है? नागरिकता जन्म, आनुवंशिक, पंजीयन, अनुरोध द्वारा। तो इसमें जन्म भी है, आनुवंशिकता भी है और पंजीयन द्वारा। ये जो भाग 1 है उसमें दिया गया है अनुच्छेद 4 तक। और नागरिकता निम्न में से किन संघ, उसमें भाग 2 में दिया गया, भाग 2 में, जिसमें हम नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ये जन्म के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर, पंजीयन के द्वारा। तो इसमें आंसर हमारा लगेगा बी, 1 2 3। ठीक है, अनुरोध के आधार पर नहीं। 12 से 35 तक है और उसमें 1 से 4 तक है, और 4 से 6 11 तक है, 6 से 11 तक, 6 से 11 तक भाग 2 में है, 6 से 11 तक। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला प्रथम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद है इसमें, क्योंकि संसद में नागरिकता अधिनियम वगैरह बनाया जाता है। तो इसका आंसर सी लगेगा, संसद।
ये जो नागरिकता है के बारे में बताया गया है तो भाग 2 में बताया गया है। और भाग 2 में अनुच्छेद 6 से लेके अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक बताया गया है। अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक, 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग 2 में बताया गया है 11 तक। ठीक है, आप इसको देख लें, एक बार देख सकते हैं। ठीक है। संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। क्वेश्चन नंबर 77, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म की का समर्थन। तो इसमें से राज्य की सदस्यता हमारा आंसर ए है इसका, राज्य की सदस्यता। 78 देखेंगे, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 6 ये नागरिकता के बारे में है। इसका ए आंसर है। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6 में, भाग 2 में। ठीक है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, परिवार से बिछड़ जाने पर नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। इसका आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, आंसर हमारा इसका बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर नहीं, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, या फिर वो अपने आप ही नागरिकता छोड़ रहा हो तो तब। इसमें आंसर हमारा देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर वो नागरिकता के लोप होने का नियम है। नागरिकता उसकी खत्म हो जाती है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। इसमें देना है कारण, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। नहीं, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। यहाँ राज्य का मतलब देश से ही होता है, राज्य का मतलब व्यक्ति से भी होता है, देश से भी होता है। तो संविधान में इसके बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष सिद्ध नहीं है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। गलत। महाभियोग व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच करेगा। गलत। राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव बना सकता है। ये सही लग रहा है, सही है। डी भी देख लेते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। नहीं, इसका आंसर सी है, आंसर सी। 81 का आंसर सी। 82 क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 82 का ए, आंसर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 60 में दिया गया 60 से। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सबके समक्ष शपथ ग्रहण कराता है? अनुच्छेद 60, इसका आंसर है अनुच्छेद 60। ठीक है, अनुच्छेद 60। अब है 84, क्वेश्चन नंबर 84, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका आंसर हमारा उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर है तो उस कार्य का कार्यभार किस पर जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। 85 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। या लोकसभा सूचना देनी है तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देगा, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। 88 का बी आंसर। बाकी जो आपको आंसर सही लगे वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अब है 89 का, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए तो उस पद पर का कार्यभार भारत का उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, 90 का आंसर, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यह आंसर इसका डी, 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, प्रथम प्रधानमंत्री पूछा गया इसमें, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, थे लाल बहादुर शास्त्री। बी आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। 92 का, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बाकी जो आपको राइट लगे उसको आप जा सकते हैं। 92 का आंसर है सी, इंदिरा गांधी। 93, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, इसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें आंसर हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आंसर डी। 93 का आंसर डी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पूछा गया, मोटेक सिंह, अहलूवालिया, MS अहलूवालिया, कैप्टन अमरिंदर। तो मनमोहन सिंह, पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, आंसर है 95।
किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? लोकसभा में सबसे लंबी बहस चली अब तक। वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है? 3, ठीक है, 3। 97 का आंसर है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। 1 मिनट। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव है, तो मैंने इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री दिया। आपको जो सही लगे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम 97 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमें इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर लग रहा है, इंदिरा गांधी, ठीक है। आंसर सी, 97 का आंसर सी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। इसमें हमारा आंसर इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। 99, क्वेश्चन नंबर 99। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। उपयुक्त दोनों, इनमें से कौन है? उपयुक्त दोनों, आंसर है इसका सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। 100। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा। उपयुक्त दोनों, इसका आंसर भी उपयुक्त दोनों, ठीक है। वीपी सिंह भी, एच डी देवगौड़ा भी, इसका आंसर हमारा सी है, 100 का। क्वेश्चन नंबर 101। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री में, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ की कार्यपालिका का जो वो है अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास सारी शक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री किसके अकॉर्डिंग, किस मतलब मंत्रिपरिषद होती है वहाँ पे, मंत्रिपरिषद। तो हम इसका आंसर ए लगाएंगे, मंत्रिपरिषद। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। 102। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। 103। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो नाम मात्र के होते हैं, होता है राष्ट्र संविधान के अकॉर्डिंग वो उनका पद है। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति, लेकिन कार्यभार सब प्रधानमंत्री संभालते हैं। तो मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन है? प्रधानमंत्री के। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य। आपको जो आंसर राइट लगे आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 105। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित हो, सांसद रहा हो, कुछ प्रतिबंधों के। तो इसका आंसर है हाँ, हाँ, ये आंसर। 106। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य है। तो हमारा आंसर इसमें राष्ट्रपति लग रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107।
कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ओनली 6 माह तक वो मंत्री रह सकता है, 6 महीने तक। ठीक है, 107 का आंसर बी, 6 महीने। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह तक की अवधि तक वह मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 108, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैंने इसको प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री मुझे लगा है, मैंने ये आंसर दिया है डी, 108 का डी। मंत्रिपरिषद में शामिल थे प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। हमें इसका आंसर राइट लगा है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या होती है वो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 110, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ये होते हैं 3 स्तर के मंत्री। ठीक है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध से, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता से, चुनाव में कालाधन के बढ़ते प्रभाव पर रोक से। तो इसका आंसर ए, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। क्वेश्चन नंबर 112, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था डी, इसलिए क्योंकि 1952 में लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के। तो भारत की निर्वाचन पद्धति के बारे में आंसर देना है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? रूस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के। इसका आंसर हमारा है ब्रिटेन के अनुरूप है। ठीक है, ब्रिटेन आंसर इसका राइट है। 114, क्वेश्चन नंबर 114, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, बी अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, सी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे 114 का, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनाव को कहते हैं। ठीक है, आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 115, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है। गलत। वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। गलत। वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। गलत। इसका आंसर है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, परिणाम की घोषणा करता है। आंसर इसका डी। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ये है आंसर आपका 124, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में प्रावधान है, अनुच्छेद 124। ठीक है। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी? निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन अधिकारी की, संसद की, स्थानीय प्रशासन की। तो ये है आपका आंसर निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है। 117 का ये। 118 निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसका आंसर है डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 119 निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 120 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है? 120 का हमारा आंसर है राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला थी? आप सभी को पता है प्रथम दलित महिला थी जो भारत के किसी राज्य मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की थी, वो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला थी सुश्री मायावती। ठीक है, सुश्री मायावती। 121 का आंसर है बी, सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु में बन के, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बनी। भारत के किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। ठीक है, 123 क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आंसर है इसका 167, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167। ठीक है, आंसर सी, अनुच्छेद 167। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167 में, आंसर इसका सी। 124 सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसका आंसर 124 का है हमारा विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री बनता है वो, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, 124 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 125 राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? 125 का आंसर है हमारा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, सभी को पता है मुख्यमंत्री। 126 राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहारक तथा प्राणदाता होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभाध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो मुख्यमंत्री, आंसर भी बी है 126 का बी। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहारक तथा प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। 127 क्वेश्चन देखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक चक्र का चालक होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशक
चक्र का चालक होता है? इसका भी हमारा आंसर मुख्यमंत्री ही है, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है मुख्यमंत्री, विधान सभाध्यक्ष, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव। तो इसका आंसर भी हमारा इसका आंसर राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद। अच्छा, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी पूछा गया है, इसमें 128 का आंसर भी हमारा मुख्यमंत्री ही है। ठीक है, मुख्यमंत्री। बाकी जो आपका आंसर राइट लगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, विधान सभाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 129, इसका आंसर भी हमारा मुख्यमंत्री ही आएगा, क्योंकि वही करता है पूरे राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, मुख्यमंत्री। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 130, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका आंसर भी हमारा मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य के प्रतिनिधित्व कौन करता है? यह मुख्यमंत्री। ठीक है, ठीक है। आपने सबने ये टेस्ट देख लिया, कर लिया। आप इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे और ऐसे टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।